नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं जिनका छात्र राजनीति से लगातार वो सक्रिय रहे हैं और उनका परिवार भी, उनके पिताजी भी गांव के सरपंच रह चुके हैं और वर्तमान के अंदर ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उभरते हुए चेहरे हैं यहाँ को पर विधानसभा क्षेत्र से। तो आज आपको मिलाता हूं इन शख्सियत से। सबसे पहले तो विजय पाल जी बगड़िया, आपका हमारे द बम्बाट चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत। आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। धन्यवाद अमर जी। विजय पाल सिंह बगड़िया मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम मोहन सिंह बगड़िया, जो 1961 से लेकर के 1978 तक ग्राम पंचायत रुल्याड़ा माली के सरपंच रहे हैं। हमारा गांव रुल्याड़ा माली ग्राम पंचायत पहले थी, अब ग्राम पंचायत गाना हो गई। उप तहसील हमारी नेचवा है, पंचायत समिति नेचवा है, जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में। आपके पिताजी है वो आपकी पंचायत से कितनी बार सरपंच रह चुके हैं? 2 बार सरपंच रहे, 61 से 65 और 65 से 78 तक। अच्छा, तो इसका तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत तो आपकी आपके परिवार से ही हो चुकी थी, क्योंकि आपके पापा जी हैं जो सरपंच रह चुके हैं। हाँ, राजनीतिक रूप से मैं जब छोटा था तभी से मैं राजनीतिक परिवेश में रहा हूँ और जन सेवा उसी के कारण मैंने सीखी। और उसके बाद में जैसे ही मैं कॉलेज स्कूल से कॉलेज में गया तो वहाँ एसके कॉलेज में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो काम विद्यार्थी जिससे परेशान रहते थे। मैं जैसे ही मैंने डिग्री की, उसके बाद में जब पूरी विद्यार्थी हमारे छोटे भाई परेशान होते थे तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो मुझे मेरे बचपन में राजनीतिक परिवेश में परवरिश हुई, उसके कारण से मैं विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण करने के में जुट गया। और धीरे धीरे मैंने एसके कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और 2000 में मैं हमारे विद्यार्थी साथियों के अपूर्व सहयोग के साथ छात्र संघ का अध्यक्ष बना। उसके बाद में मैं 2005 से लेकर के और 10 तक हमारी जिला परिषद सीकर के 4 नंबर वार्ड से मैंने जिला परिषद का प्रतिनिधित्व किया। और उसके बाद में लगातार मैं सक्रिय रहते हुए सामाजिक और राजनीतिक रूप से काम करते हुए जो भी कोई हमारे युवा साथी, विद्यार्थी, मजदूर, किसान जो भी परेशानी में होता है, उन सब के साथ हम समन्वय मिला करके और उनके जो समस्या है उनका निराकरण करने के लिए लगातार अब तक सक्रिय है। बगड़िया जी, जैसे आपने कहा कि मैं जिला परिषद का सदस्य रहा वहाँ पर, तो उस समय आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? मैं कांग्रेस से जिला परिषद मेंबर रहा हूँ। आप कांग्रेस से जिला परिषद मेंबर रहे हैं और अभी आप वर्तमान के अंदर राजस्थान की लोकतांत्रिक पार्टी से आपका जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर चेहरा उभर के आ रहा है। क्या कारण रहा है कि आप जो कांग्रेस को छोड़ गए और आरएलपी के अंदर आपने ज्वाइन किया? तब कांग्रेस में मैं 2005 से 10 तक रहा। उसके दौरान हमने काम जिस प्रकार से किया तो हमने ये देखा कि कार्यकर्ताओं के कार्य की बजाय वहाँ व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जा रही थी। कार्यकर्ता जब कितना ही सक्रिय रह करके काम करे, लेकिन जिनका बड़े नेताओं से संपर्क होता था आगे वो उन्हीं को बढ़ाते थे, तो उनको छोड़ करके और हमने 2008-9 में इस कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। उसके बाद में हमने सक्रिय रह करके काम किया। कई बार परिस्थितियों के कारण हमने बीजेपी के भी सहयोग किया और वर्तमान में हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ इसलिए हैं कि पहले मैं ज़्यादा सक्रिय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में नहीं था, लेकिन जब से किसान कृषि कानून आए और हमारे हनुमान जी बेनीवाल जो मेरे से पूर्व छात्र नेता रहे हैं और मेरा संपर्क मेरे छात्र राजनीतिक कैरियर से ही हनुमान जी बेनीवाल से था, और उन्होंने जिस प्रकार से किसानों की अपेक्षा के अनुरूप एनडीए छोड़ करके और संघर्ष शुरू किया, उसी दिन से हम उनके साथ सक्रियता से भाग लिया। और हमने देखा कि जिस प्रकार से और पार्टियां जो व्यक्तिगत संपर्क है उनको अहमियत देती है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कार्यकर्ता सक्रिय रह करके काम करता है उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और उनके सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के साथ काम करके युवा, किसान, मजदूर और जो
पीड़ित हैं उनके सहयोग करने के लिए इस पार्टी में आए। तो देखा दर्शकों, आपने विजयपाल जी बगड़िया ने कहा कि पहले ये कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस से इन्होंने पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव भी लड़ा और जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा, और उसके बाद के अंदर कहीं ना कहीं इनके कांग्रेस की जो पार्टी है, उनकी जो विचारधारा है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को वो तवज्जो देते हैं, तो वो इनको बात कहीं ना कहीं इनको मन के अंदर अखरी, तो फिर इन्होंने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये किसान हितैषी नहीं है, मजदूर हितैषी नहीं है, ये भी एक किसान विरोधी है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो 3 काले कानून कोरोना की आड़ के अंदर जो सरकार लेके आई थी, वास्तव में वो 3 काले कानून थे वो किसानों की नब्ज तोड़ने के लिए, किसानों की कमर तोड़ने के लिए रखे गए थे। जबकि इनकी पार्टी के जो सुप्रीमो है हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने किसानों का साथ दिया, तो उन चीज से ये प्रभावित होके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर इनका आना हुआ और इसकी तरफ इनका रुझान हुआ। मैं बगड़िया साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो आने वाली जो वर्तमान समय है या भविष्य है, उसके अंदर जो राजनीतिक चुनौतियां आपके सामने क्या क्या आ सकती हैं, उसके बारे के अंदर आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, वर्तमान में राजनीतिक चुनौती ये है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जिस प्रकार से अपना प्रभाव बढ़ा रही है, धरातल पे क्या हो रहा है उसकी बजाय आजकल दोनों जो हमारी बड़ी पार्टियां हैं वो लोगों को भ्रमित करने में लगी हुई है। वो नए अपनी नीति को स्पष्ट करते हैं, नए अपने कार्यक्रम को स्पष्ट करते हैं, वो एक दूसरे की खामी निकाल करके, और जब भी चुनाव आते हैं तो जनता को भ्रमित करके और अपने पार्टी के पक्ष में वो रुझान करना चाहते हैं। लेकिन हमारी पार्टी वर्तमान परिवेश में वास्तव में जो समस्याएं हैं जनता की, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए और जनता को यथार्थ से रूबरू कराते हुए इन सारी समस्याओं का, जैसे हमारे सुप्रीमो कहते भी रहते हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो, किसान कर्ज मुक्त किसान हो, रोजगार युक्त युवा हो, और जो कानून व्यवस्था है वो ऐसी हो कि हमारी बहन बेटियां रात को भी अगर घर से निकलें तो वो ऐसा महसूस करें कि ये मेरे घर का आंगन है। तो इन सब समस्याओं का निराकरण, ये चुनौती आज समाज के सामने बहुत बड़ी है और इनके लिए हम प्रयासरत हैं। बिल्कुल, इन्होंने सही कहा। विजयपाल जी बगड़े ने कहा कि जो हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो एजेंडे रहेंगे, आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर इनके मुख्य मुद्दे रहेंगे कि टोल मुक्त राजस्थान हो, कर्ज मुक्त राजस्थान हो, और बहन बेटियों को आपसी जो कानूनी सहायता है या जो उनके मन के अंदर जो भय है, बाहर रात को वो चाहे 12 बजे निकले, 1 बजे निकले, एक बिल्कुल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल होना चाहिए। बगड़िया जी, मैं आपको जानना चाहूंगा आपसे कि आपका जो राजनीतिक व्यू है आने वाले समय के अंदर क्या रहेगा? देखो साहब, हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक आज एक व्यवस्था है जिसको हम सिर्फ अपने पद पे बड़े रहने के लिए काम में नहीं लेकर के, और वास्तव में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाए, युवाओं को रोजगार दे, शिक्षा में जो व्यवस्थाओं का सुधार होना चाहिए वो हो, इन समस्याओं को लेकर के। क्योंकि मैं और हमारी पार्टी को सुप्रीमो और अनेक हमारे नेता जो छात्र राजनीति से निकले हैं, उनको मालूम है कि अगर समाज को हमें आगे बढ़ाना है तो समाज को शिक्षित करना होगा, समाज को जागरूक करना होगा, और समाज को एक मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें रोजगार से और अपने पसंद का जो फील्ड है उनसे जोड़ने के लिए हम तत्पर है, और इसी दिशा में हमारी पार्टी और हम सब काम कर रहे हैं। आपका जो पसंदीदा वर्तमान समय के अंदर राजनीतिक चेहरा कौन है? आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? देखो, वर्तमान में तो हम हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उनको ही आदर्श मानते हैं, और उसका एक कारण है कि हनुमान बेनीवाल जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में आए तो उन्होंने 3 चुनाव जीते। अपने डिग्री कॉलेज में 1993 में वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, फिर लॉ कॉलेज में वो 95 में छात्र संघ अध्यक्ष रहे, और फिर राजस्थान कॉलेज के अपेक्स में वो 97 में अध्यक्ष रहे। तो विद्यार्थियों में जिन प्रकार से उन्होंने विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण किया, तो विद्यार्थियों ने बार बार ये कहा कि ये नेतृत्व हमें पसंद है, और यही बात हम आगे बढ़ाते हुए आज जिस प्रकार से राजस्थान के युवा किसान, जिस प्रकार से आप देखते हो कि अब वो जहां भी जाते हैं तो हजारों का हुजूम उनको स्वागत करने के लिए आ जाता है। जब रैलियां करती है तो लाखों की भीड़ होती है,
तो आज राजस्थान की जनता ये अपेक्षा कर रही है कि हनुमान बेनीवाल जैसा कोई नेता आए और वो इस राजस्थान में ऐसी व्यवस्था स्थापित करे, हर खेत को पानी मिले, हर किसान को जो कर्ज में डूबा हुआ है उसको कर्ज से मुक्ति मिले, हर युवा को रोजगार मिले। और जो व्यवस्था है आज आप देखते हो टोल मुक्त राजस्थान के साथ साथ हम ये कहते हैं कि टोल जिन सड़कों का लिया जा रहा है उनकी स्थिति देखो आप। सरकार जनता को सिर्फ लूटना चाहती है और हम ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं देने का सरकार वादा करे उन सुविधाओं को और उन वादों को वो पूरा करे। इसी मिशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस प्रकार से जन समर्थन हमारे नेता को और हमारे विजन को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले 2023 में हम सरकार में मुख्य भूमिका में भी रहेंगे। विजयपाल जी, कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर आपकी जो पार्टी के जो सुप्रीमो है उनके ऊपर लगातार आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगते आ रहे हैं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो युवाओं को भटकाने का काम करती है और गुंडागर्दी का काम करती है और जितने भी जो भी युवा है वो नशाखोरी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब देखो, हमारे जो सुप्रीमो है वो युवाओं को साथ लेकर के, वो स्टूडेंट लीडर है और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है वो युवा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों की परेशानी ये है कि वो जिस प्रकार से भ्रमित करके जनता को और अपना समर्थन हासिल करती थी, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जो हनुमान बेनीवाल के साथ है वो पूरी नीतियों को जानते हैं और वो उनसे सवाल करते हैं कि आपने किया क्या। वो जब भी भटकाते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे इलीगेशन राज्य सरकार पे केंद्र सरकार लगा देती है कि साहब ये इन्होंने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। तो आपको कौन मना कर रहा है? अगर आपको ये लगता है, मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से कि आपको लगता है किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, तो जो केंद्र कृत बैंक है उनका कर्जा माफ केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? ऐसी अनेक बातें हैं। युवाओं को रोजगार, चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट रही हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, हमेशा पेपर लीक होते रहे। तो इन सब में जागरूकता हनुमान बेनीवाल के विजन से आ रही है, इसलिए वो ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि आप देख लो हनुमान बेनीवाल के साथ में वो युवा हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो सब अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए ये हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगाया जा रहा है। इसमें मैं तो ये मानता हूं कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियां तिल मिलाई हुई है, तो मुझे लगता है कि पार्टियां ये आप खुद मान चुकी हैं कि पूरा युवा हनुमान बेनीवाल के साथ है। नहीं, सब वर्तमान समय के अंदर देखिए बगड़िया साहब, मैं आपसे ही आपने ही कहा कि कर्ज माफी का बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक इशू है वर्तमान समय के अंदर राजस्थान के अंदर। अगर राजस्थान की बात करें तो किसान बेल्ट है राजस्थान के अंदर, और जो भी जितने भी परिवार है सब मध्यम वर्ग से परिवार से आते हैं। तो वर्तमान समय के अंदर अगर 2 साल से 3 साल से देखा जाए तो कोरोना काल के बाद के अंदर कहीं न कहीं किसानों की हालत खराब हुई है, कभी पालावृष्टि से कभी ओलावृष्टि से। आपने पिछले साल देखा कि बारिश की मार से, सूखे के अकाल से पूरा का पूरा राजस्थान का जो किसान है वो चपेट के अंदर है। किसानों की हालत खराब है। जो भी सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सिर्फ उनसे खोखला वादे करके वहां पे चली जाती है। तो आने वाले चुनाव के अंदर अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो किसान, मजदूर, नौजवान, जो छात्र हैं, उनके प्रति आपकी पार्टी का क्या रवैया रहेगा उनको सहायता देने के लिए? हमारी पार्टी रोज, अब हमारी व्यवस्था सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है, हमारे सुप्रीमो और सारे नेता ये रोज बताते हैं कि हम किसान को उसके खेत में पानी मिले, किसान का जो कर्ज है और इस व्यवस्था के कारण वो कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, तो एक बार संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ करेंगे, नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने की पूरी व्यवस्था करेंगे और जो युवा अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसमें लगभग स्टूडेंट लीडर है, वो पूरी समस्याओं को निराकरण और समस्या क्या है ये सब जानती है। आप जैसे देखते हो कि ईसीआर का मुद्दा राजस्थान में है, पूरी राजस्थान में जो नहर का पानी आना था उसको गेंद बना रखी है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार
का ये काम है, और राज्य सरकार कहती है कि इसको केंद्रीय जल नीति में केंद्र सरकार नहीं दे रही। हमारा काम ये, हमारे सुप्रीमो ने इसके लिए संघर्ष भी किया है, वो सड़क पे भी किया है, सदन में भी किया है, केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास में भी गए हैं कि किसानों की जायज मांग है, किसानों के खेत को पानी मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका विजन और समाधान हम लेकर के और किसान, युवा और मजदूर के सामने जा रहे हैं, और उसका हमें उसी हिसाब से जो अपार जन समर्थन मिल रहा है वो हमारी स्पष्ट नीति के कारण मिल रहा है। वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस की पार्टी के ऊपर आपका क्या विचार है? क्या वो आगे आने वाले चुनावों के अंदर क्या जीत पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार और जन योजनाएं, नीतियां वो लागू कर रही है, तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो साहब, जो योजनाएं लागू की जा रही है उसके बारे में आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी फूड पैकेट बांटे हैं, तेल नकली है। चार्वक का सिद्धांत था कि आप लोन लेकर के घी पियो। अरे आप राज्य सरकार लोन में डूबी, आज के अखबार में आया है। अगर चार्वक का सिद्धांत भी मानते हो तो कम से कम घी तो पिलाओ, जनता को तेल तो मत पिलाओ। जितनी भी भर्तियां हुई, आज ही कम से कम 10 बच्चे ऐसे मिले हैं जो रिट पहले जो रिट कैंसिल हो गई थी उसमें सेलेक्ट थे और दूसरी में नहीं आए। उनकी पीड़ा है कि साहब हम जो पहले एग्जाम हुई उसमें तो क्वालिफाइड कर रहे हैं और दूसरे एग्जाम में नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारी योग्यता में अब 2 महीनों, 3, 4, 6 महीनों में कमी थोड़ी आ गई? तो आज युवा इतना पीड़ित है। राज्य सरकार पूरी भर्तियों को चाट गई। केंद्र सरकार से सेना में तो थोड़ी बहुत भर्तियों में हमारे युवा जाते थे तो उनको अग्निपथ वीर के नाम से खत्म कर दिया। तो आज इतना पीड़ित है युवा और किसान। तो आप देखते ही हो, केंद्र सरकार खुद बीजेपी का हमारे लक्ष्मणगढ़ में यहाँ स्टेडियम में 6 महीने पहले, 4 महीने पहले सभा हुई और उसमें अनाज को पैरों में फेंका गया कि साहब राज्य सरकार एमएसपी पे खरीद नहीं कर रही। अरे पूरे हिंदुस्तान का किसान ये मांग कर रहा है कि आप एमएसपी पे खरीद का कानून बना दो। अगर आप इसको गलत मानते हो तो कानून क्यों नहीं बनाते? और इन दोनों का एक्सपोज हो चुकी है, इनका दोनों का जो असली चेहरा है वो सामने आ चुका है। तो कांग्रेस तो जिस प्रकार से लड़ रही है, जनता ने तो 5 साल राज दिया नहीं। राज को कभी किस होटल में ले जाकर के बंद कर दिया, कभी किस पे ले जाकर के बंद कर दिया। कभी सीएम कहते हैं कि ये इसकी रगड़ाई नहीं हुई, कभी कहते हैं ये, और ये 5 साल निकल गए। राज्य पे कितना कर्ज बढ़ाया आपने पता होगा, आप तो मीडिया से जुड़े हुए आदमी हैं। आज के अखबार में आया कि हिंदुस्तान में 2 नंबर का कर्जदार राज्य हमारा राजस्थान है। बिल्कुल पकड़िया साहब ने कहा कि जो वर्तमान के अंदर जो हालात है, कांग्रेस के जो हालात है या जो दोनों सरकारें हैं, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले के अंदर 5 साल तक बीजेपी की सरकार रहती है और 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रहती है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस के समय के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है उसके ऊपर पर्दा बीजेपी डालती है और बीजेपी के ऊपर कांग्रेस डालती है। और इन्होंने कहा कि जो कर्ज के ऊपर है, संपूर्ण कर्ज माफी का नाम लेके और सरकार के अंदर सत्ता सरकार के अंदर आई थी कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने वो कर्जा माफ नहीं किया। तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर सत्ता में आती है या सत्ता की भागीदारी निभाती है तो कहीं न कहीं किसानों की आशा के अनुरूप कार्य होगा। अब लग रहा है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से आपका लगभग चेहरा आपका क्लियर हो चुका है, निश्चित हो चुका है। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से यहाँ का उम्मीदवार बनाया जाएगा? देखो, हमारी जो जिले की और स्थानीय जो टीम है जो पूरे स्टेट में काम करती है, हमारे नेता रोज कहते हैं कि टिकट आपको तय करनी है, घोषणा मुझे करनी है। तो हमारी स्थानीय इकाई, जिला इकाई ने पूरा तय करके, और इसमें जो आप कह रहे हो इसमें कोई दो राय नहीं, सबने तय किया कि इस बार विधानसभा लक्ष्मणगढ़ से आपको आगे होकर के काम करना है। और इस बात के बारे में हमने ऊपर तक अवगत करा दिया। लगभग आपकी बात सही है कि हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, जिला कार्यकर्ता टीम ने ये तय कर लिया कि इस बार है और जल्दी इसकी
सुप्रीमो हमारे कंसर्न। विधानसभा जो लक्ष्मणगढ़ का विधानसभा एक क्षेत्र है वो काफी बड़ा है और आपके सामने जो पहले से यहाँ को विधायक रहे गोटासरा जी रहे हैं और वर्तमान समय के अंदर भी लग रहा है कि ये जो चुनाव है लक्ष्मणगढ़ का चुनाव एक बहुत ही दिलचस्प चुनाव होने वाला है। तो ऐसे के अंदर क्या आपकी पार्टी इन दिग्गज नेताओं को टक्कर दे पाएगी? सब देखो परिस्थितियों से दिक्कत हो जाता है, लेकिन पिछले 20-23 साल से जिस प्रकार से मैं युवाओं के साथ में जुड़ करके उसके बाद में किसानों से मजदूरों से सबसे जुड़ के जो काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप चाहे इधर नवलगढ़ से लेकर के और हमारे जो लास्ट की पंचायत है दहरकावास तक हमारे पूरे युवा साथी, आज जिस प्रकार से युवाओं के साथ छल हो रहा है तो पूरे के पूरे युवा हमारे संपर्क में, क्योंकि यूथ लीडर जिस प्रकार से आरएलपी से जुड़े उसी प्रकार से सारे युवा जुड़े हुए, तो ये दिग्गज चाहे 3 बार जीत के हो चाहे 4 बार जीत के हो, इनकी नीतियों को लेकर के, राज्य सरकार की विफलता को लेकर के और केंद्र सरकार की विफलता को लेकर के पूरा जनमानस ये तय कर चुका है। आपने सालासर की हमारी जो सत्ता संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ उसमें अपार जन समर्थन देख करके जो आधा हमारे लक्ष्मणगढ़ से भी था, इससे कोई दो राय नहीं कि इस बार हमारी पार्टी आवश्यक रूप से यहाँ से सफल होगी और राजस्थान के युवा किसान मजदूर का दुख दूर करेगी। बगड़िया जी, आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, तीसरे मोर्चे के रूप में उभर के राजस्थान के अंदर आई है, तो आपकी पार्टी का जो अन्य दल है जैसे यहाँ की महत्वपूर्ण पार्टी है सीपीआई है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और बाकी अन्य पार्टियां भी हैं, उनके साथ के अंदर गठबंधन की चर्चाएं लगातार जोर शोर से उठती आ रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर तीसरा मोर्चे के साथ के अंदर क्या कौन सी पार्टी के साथ आपकी इन पार्टियों के साथ के अंदर गठबंधन के बारे में आपकी पार्टी क्या राय है? देखो, हमारी पार्टी और सुप्रीमो ने हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम कांग्रेस और बीजेपी से कोई हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम वर्तमान में इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन का बीड़ा हमने उठाया है और व्यवस्था परिवर्तन में जो भी पार्टियां इन दोनों पार्टियों से समान दूरी रखते हुए हमारी विचारधारा किसान मजदूर की पीड़ा को कम करने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सब के लिए विकल्प हमारे नेताजी की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से खुले और इसके बारे में मंथन भी चल रहा है और आने वाले बहुत जल्द ही सब नेता मिल करके और एक अच्छा विकल्प निकालेंगे और तीसरी जो मोर्चा है उसकी सरकार इस बार आवश्यक रूप से बनेगी, जिसमें हमारे नेता बार बार बताते रहते हैं कि जो कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी रखता है वो सभी दल हमारे गठबंधन में शामिल है। देखा कि आपने बगड़िया जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत शानदार बात कही है कि वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो हालात हैं कांग्रेस और बीजेपी के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनके कहे अनुसार उन दोनों पार्टियों से जो दूरी बना के रखता है उनके साथ के अंदर जिनकी विचारधाराएं टकराती है, आरएलपी के साथ के अंदर जो पार्टियों की विचारधाराएं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, सीपीआई हो, जनता दल हो, जदयू हो, बसपा हो, जो भी पार्टियां हैं अन्य पार्टियां क्षेत्रीय दल है, अगर इनकी पार्टियों के साथ के अंदर समान विचारधारा के अंदर मिलती है तो उनके गठबंधन के रास्ते खुल रहे हैं। मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप लगभग विधायक चुनाव के रण के अंदर कूद चुके हैं, आप अभी अपने लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आपको याद रखना है कि कितनी भर्तियां जो राज्य सरकार खा गई, कितने पेपर जो बेच करके और बड़े बड़े बहुमंजिली इमारतें बना ली और काला धन इकट्ठा कर लिया। आपको किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको याद रखना है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी उससे पहले कांग्रेस के तात्कालिक जो आला कमान थे उन्होंने इस राजस्थान की जनता से ये कहा था कि मैं 1, 2, 3, 10 गिना 10 दिन में आपका संपूर्ण कर्जा माफ। तो हम सबसे ये निवेदन कर रहे हैं, हम युवा साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि आप सुबह 4 बजे उठ करके और ग्राउंड में मैराथन दौड़ जितनी ओलंपिक की तैयारी होनी चाहिए, गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में हमारे युवा वो तैयारी करते हैं। आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर के नाम पे आपके सपनों पे पानी फेरा है और जिस प्रकार से हमारे पार्टी ने, चाहे वो अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसान कर्ज माफी का मामला हो,
चाहे किसानों के खिलाफ जो बिल लाए हो उनका मामला हो, चाहे भर्ती पेपर लीक का मामला हो, चाहे भर्ती रद्द का मामला हो, सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया है। और आपकी आवाज अगर आप देखोगे, चाहे हमारे राजस्थान की विधानसभा हो, चाहे हमारे देश की लोकसभा हो, लोकसभा में हमारे एकमात्र एमपी हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने, चाहे वो अग्निवीर की समस्या हो, चाहे कर्ज माफी की समस्या हो, चाहे ECR का मुद्दा हो, चाहे हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों के लिए पानी का मुद्दा हो, उन्होंने सबसे मांग किया है, सारी आवाज उठाई है। जो बुंगूर गांव आपने देखा होगा, 17 एक परिवार के, राजपूत परिवार का एक परिवार जो गैस त्रासदी के कारण जल गए थे। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान के 544 एमपीओ में कोई नहीं बोला, सिर्फ एक 545वां एमपी था जिन्होंने इस भयंकर त्रासदी के रूप में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए राजस्थान की तरफ से न्याय की मांग की। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो ये पूरी जनता और युवा साथी तो जानते ही जानते हैं। तो मैं तो युवाओं से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप आने वाले इस 2023 के चुनाव में आपको ये याद रखना है कि 5 साल में इस राज्य सरकार ने क्या कुठाराघात आपके अधिकारों के साथ में किया है और 5 साल में केंद्र सरकार ने आपके अधिकारों के साथ में क्या कुठाराघात किया है। और मैं तो विशेष रूप से लक्ष्मणगढ़ के युवाओं से कहना चाहूंगा कि 3 साल पहले जो कॉलेज यहाँ खुली है उनका एक कमरा तक नहीं, और आज पूरे राजस्थान की सरकार इस बात पे लगी हुई है कि लक्ष्मणगढ़ में विकास की गंगा बह रही है। सरकार का सबसे पहला दायित्व होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। आप सबको मालूम, आपको अच्छी तरह से मालूम है, स्वास्थ्य आज कह रहे हैं कि साहब 25 लाख तक का आपको स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, लेकिन पैकेज देखो, कान किसी का खराब है आप पर्दा नहीं डलवा सकते, आंख किसी की खराब है आप रेटिना नहीं डलवा सकते। तो आप अगर इस पे बैन कर रहे हो, अगर आपने वास्तव में किसी जनता की और बीमार को स्वस्थ करना है तो आप ये प्रतिबंध क्यों लगा रहे हो। तो ऐसी अनेक बातें जो हमारी युवा टीम हरदम समझाती है, और हम तो जनता के बीच में रहते ही हैं। पूरी हमारी टीम, जिले की टीम, हमारे यहाँ स्थानीय जो नेता हैं, सारे युवा और युवाओं को और किसानों को इन्हीं में हमारी ज्यादा पैठ है। तो हम समझा रहे हैं, मान लेंगे। आपको मालूम है नेचुआ में और लक्ष्मणगढ़ में 2 कॉलेज हैं, दोनों के पास कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक लेक्चरर बच्चों की पूरी डिग्री करा गया। आप बताइए, उन बच्चों का बेस ऐसा रहा है तो वो क्या प्रतियोगिता परीक्षा को पास कर पाएंगे। अब सड़कें बनी है तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि सड़कें नहीं बनी, लेकिन विकास तो क्रमिक होना चाहिए। आपको स्टेट हाईवे अगर बनाना है तो पहले स्टेट हाईवे बनाओ, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो बनाओ, फिर मेजर विलेज रोड है वो बनाओ। आप अपनी मर्जी से एक गांव में 4 चक्कर कटवा दिए और दूसरा गांव दूसरे रास्ते से ही पड़े। तो मैं तो ये कहना चाहूँ, ये सारी जनता देख रही है, इसको कहने की आवश्यकता नहीं। हम ये नहीं कहते क्या हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने इन 5 सालों में क्या किया है, किस नूरा कुश्ती के साथ में पूरे हमारे युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, किसानों के साथ में जो अन्याय हुआ है। अब साहब आपको ही मालूम होगा, हमारे किसान MSP पे कभी 2-4 साल में एक आध फसल की खरीद राज्य सरकार करती है। बिल्कुल। तो जब हमारे किसान फसल लेके जाते हैं तो वहां बैठे हुए सरकारी कर्मचारी ये कहते हैं कि आपकी फसल खराब है, इसलिए आपको इस फसल को MSP पे नहीं ले सकते। हमने कई बार निवेदन किया कि साहब हमारी फसल का बीमा करवाया हुआ है, तो राज्य सरकार जितना खराबा मानते हुए हमारी फसल का मूल्य कम देना चाहती है, वो हमें इंश्योरेंस से मिल जाना चाहिए, लेकिन हड़पने में लगी हुई है। किसानों से फसल बीमा के रूप में प्रीमियम लिया जाता है और वो कहाँ जाता है, करोड़ों अरबों रुपए का काम है, वो पूरा गपला है। उसमें न तो कभी फसल बीमा का किसी किसान को लाभ मिला और न कभी किसान राज्य सरकार की तरफ से किसानों की MSP पे खरीदी। बिल्कुल,
बहुत अच्छा लगा साहब बगड़िया साहब। ये थे हमारे साथ के अंदर राजस्थान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधानसभा क्षेत्र के चेहरे बगड़िया जी। बहुत ही शानदार बात कही इन्होंने कि वर्तमान समय के अंदर अगर इनकी सरकार भागीदारी के अंदर आती है, अगर विधानसभा के अंदर जाने का मौका मिलता है, तो इनकी सरकार के जो खास जो इनका फोकस रहेगा किसानों की कर्ज माफी के ऊपर, उनकी एमएसपी के ऊपर, जो किसानों की फसल है उसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर खरीदने का लिए कानून बनाने के ऊपर इनका फोकस रहेगा। और आने वाले समय के अंदर जो किसान, मजदूर, नौजवान, युवाओं की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आगे लेकर ये सरकार के अंदर जाएंगे और उनके अंदर उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब बगड़िया साहब। चलो आप देख रहे हैं, आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप सबने सुना और देखा कि हमारे साथ के अंदर जो वर्तमान के अंदर जो सरकारें आ रही हैं, सरकारें जाती हैं, कौन सी सरकार क्या कर रही है, कौन सी सरकार ने कितना हमारे दोस्तों के साथ के अंदर, हमारे किसान परिवारों के साथ के अंदर, नौजवान युवाओं के साथ के अंदर कितना छलावा किया। हम आशा करते हैं मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी अन्य राजनीतिक शख्सियत के साथ के अंदर। तो सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप देखते रहिए द बम्बार्डमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सुझाव अवश्य देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।